सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम पढ़ेंगे मानव पोषण यानी कि ह्यूमन न्यूट्रिशन। इसके रहेंगे आपके टॉप 15 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के रहेंगे और इनका वेटेज आपका 100 क्वेश्चन से भी अधिक रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि इन पॉइंट को नोट करने के लिए आप पेन और कॉपी रखकर बैठ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सभी मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं इनमें सबसे ज्यादा 2020 और 21 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप रहे हमारे साथ। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके प्रथम क्वेश्चन की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन संरक्षण सुनिश्चित करता है, यानी कि एक भोजन संरक्षण अधिनियम होता है, ये क्या सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा पोषण की आवश्यकता को भोजन पूरा करता है, ये भी बात सही है कि जो पोषण होता है उसकी आवश्यकता को कंप्लीट कौन करता है? तो भोजन ही करता है। इसके अलावा भोजन उपलब्ध होना चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो जो भोजन संरक्षण अधिनियम होता है वो क्या सुनिश्चित करता है, क्या डिसाइड करता है कि सभी को क्या मिलना चाहिए? भोजन मिलना चाहिए और पोषण जो होता है भोजन से ही मिलता है और भोजन उपलब्ध होना चाहिए। तो उपरोक्त डी यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सेल में होने वाली सभी प्रतिक्रिया के कुल योग को इस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जितने भी सजीव होते हैं इस धरती पर, उनकी जो सेल होती है कोशिका, उनमें कौन सी क्रियाएं होती है उसको किस रूप में जाना जाएगा? तो यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि चयापचय, या इसे हम कह सकते हैं एक प्रकार से उपापचय। तो उपापचय एक ऐसी क्रिया होती है जो हर सजीव के अंदर दिन भर होती है और इसी क्रिया को हम क्या बोल सकते हैं? एक प्रकार से जैविक या फिर रासायनिक क्रिया। तो इसे ही बोला जा सकता है जैविक या रासायनिक क्रिया। ये हर सजीव के अंदर होती है और होती क्या है? तो जैसे कि हम श्वसन करते हैं, पाचन करते हैं, ये क्रियाएं आपकी जैविक या रासायनिक कहलाती है, या फिर मैं कह सकता हूं उपापचय या फिर चयापचय कहलाती है। इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो उपापचय क्रियाएं होती है ये कितने प्रकार की होती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये होती है एक प्रकार से हर सजीव के अंदर दो प्रकार की, एक होती है अपचयन और दूसरा होता है आपका उपचयन। और अपचयन क्या होता है? तो जो बड़े बड़े अणु होते हैं, बड़े बड़े अणु टूटकर जब छोटे छोटे अणु में कन्वर्ट होते हैं, वही क्रिया आपकी कहलाती है यहाँ पे अपचयन। इसका आपसे डायरेक्ट उदाहरण पूछा जाता है कि जो अपचयन होता है उसके उदाहरण क्या होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करेंगे। तो फर्स्ट होता है इसमें पाचन, सबसे ज्यादा पूछा जाता है पाचन, क्योंकि पाचन का अर्थ क्या होता है? बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। इसके अलावा जो सेकंड होता है आपका वो होता है एक प्रकार से श्वसन, और इसके अलावा तीसरा होता है यहाँ पे आपका उत्सर्जन, जिसका अर्थ होता है हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना। तो ये तीनों कैसी क्रियाएं होती है आपकी? तो ये होती है अपचयन। इसके अलावा उपचयन जस्ट इसकी अपोजिट होगी, यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े अणु टूटकर छोटे अणुओं में कन्वर्ट हुए थे, यह क्या होगा? आपके छोटे छोटे अणु एक साथ जुड़कर क्या करेंगे? एक बड़े अणु का निर्माण करेंगे। जैसे कि इसका उदाहरण होता है, ये आपसे पूछा जाता है क्या होता है? अमीनो अम्ल। तो क्या होता है कि आपने सुना होगा जो 18 से 20 अमीनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ये 18 से 20 अमीनो अम्ल मिलकर निर्माण करते हैं प्रोटीन का। तो मैंने यही कहा था कि छोटे छोटे अणु मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एक बड़े अणु का निर्माण करेंगे, वही क्रिया होगी आपकी उपचयन। तो मैं ये भी कह सकता हूँ जो एक प्रोटीन होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाएगी यहाँ पे? तो वो मानी जाएगी अमीनो अम्ल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने में वसा और लिपिड की प्रतिशत होना चाहिए, यानी जो भी हम खाना खाते हैं उसमें वसा लगभग कितने परसेंट होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी के लिए सही रहे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 से 10%। इसके अलावा हमारी बॉडी में हम सबसे ज्यादा क्या खाते हैं ये भी पूछा जाता है, तो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, और कितना परसेंट खाते हैं? लगभग 70 से 80%, क्योंकि इससे हमें कोई हानि नहीं होती, अच्छी ऊर्जा मिलती है। लेकिन इन दोनों में से जो ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रदान करता है वो करता है वसा, लेकिन सबसे ज्यादा खाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमारे शरीर के लिए लाभकारी होती है, जबकि जो फैट होती है ज्यादा अधिक लेने से ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो ये कितनी ऊर्जा देती है पूछा जाता है, तो ये देती है 9.3 किलो कैलोरी। ये पॉइंट आप नोट करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी क्या करती है? प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो एक प्रकार से फैट होती है वसा, ये पूछा जाता है कि इसका पाचन कहाँ होता है? तो जो वसा होती है इसका पाचन होता है छोटी आंत में, और करता कौन है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो जो बाइल जूस होता है यानी कि पितरस, ये किसका पाचन करता है? एक प्रकार से वसा का पाचन करता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो पितरस होता है इसका रंग कैसा होता है? तो पितरस का रंग होता है एक प्रकार से हरा, और किसके कारण होता है? तो एक पिगमेंट होता है, उसका नाम होता है बिलीवर्डिन। तो बिलीवर्डिन एक ऐसा वर्णक होता है जो क्या करता है? पितरस को हरा रंग प्रदान करता है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है जो पितरस होता है इसका निर्माण कौन करता है? तो इसका निर्माण करता है लीवर, जिसे हम कहते हैं एक प्रकार से यकृत। और यकृत क्या होता है? ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? आंतरिक ग्रंथि होती है। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। इसके अलावा जो लीवर होता है इसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो लीवर के बारे में अध्ययन करना कहलाता है हिपेटोलॉजी। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो लीवर होता है इसकी सेल कौन सी होती है? तो इसकी सेल होती है हेपेटिक सेल। ये क्या करती है एक प्रकार से? तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो यकृत होता है उसमें सबसे ज्यादा किसकी प्रक्रिया होती है? तो इसमें होती है पुण्य निर्माण की। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पुण्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे अधिक किसमें होती है? तो आप याद रखेंगे यकृत में होती है। इसके अलावा सबसे कम
पुनर्निर्माण की प्रक्रिया किसमें होती है, तो ये हमारे ब्रेन में होती है, जिनकी सेल का नाम होता है एक प्रकार से न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में सबसे कम पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है, बल्कि जो सबसे अधिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है वो होती है लीवर में, क्योंकि इसके पास हिपेटिक सेल पाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको यह याद होना चाहिए कि जो हम एक प्रकार से खाना खाते हैं, पोषण खाते हैं, वो होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक तो होता है अकार्बनिक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होता है कार्बनिक। तो ये आपको नोट करने हैं कि कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले तो क्वेश्चन इनसे ही बनता है। तो यहाँ पे जो कार्बनिक होते हैं मैं लिख देता हूं। एक तो होता है आपका प्रोटीन, ये कैसा तत्व होता है, एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी सॉरी प्रोटीन होता है, जो क्या होता है एक प्रकार से कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक का अर्थ होता है जिनमें कार्बन की मौजूदगी हो या जिनमें कार्बन पाया जाता है, ऐसे पोषक तत्व आपके क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो एक तो होता है आपका प्रोटीन और दूसरा होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा तीसरा होता है इसमें वसा, और चौथी होती है इसमें विटामिन। तो जो आपका विटामिन होता है एक प्रकार से प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, ये चारों की चारों कैसे यौगिक होते हैं आपके, तो ये होते हैं कार्बनिक। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि भोजन में कौन सा अकार्बनिक उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो आपका अकार्बनिक कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, जैसे कि जो वाटर होता है यानी कि पानी, ये भी क्या होता है अकार्बनिक होता है। इसके अलावा सेकंड होता है इसमें आपके मिनरल यानी कि खनिज तत्व। जो खनिज तत्व होते हैं ये भी क्या होते हैं आपके अकार्बनिक होते हैं। और ये क्या करते हैं आपके, तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जो आपकी उपापचय की क्रियाएं होती है उनको करवाने में सहायक होते हैं। तो यही आपको याद होना चाहिए था कि पहले तो अकार्बनिक होते क्या है, तो जिनमें कार्बन ना हो यानी कि पानी और खनिज, और कार्बनिक क्या होते हैं जिनमें कार्बन मौजूद हो यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा। यानी कि पूछा गया था आपसे कि भोजन में कौन सा अकार्बनिक, ये बिल्कुल अकार्बनिक है, ये देख सकते हैं आप। तो ये क्या करता है आपकी उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। और मैंने अभी बताया था आपको कि उपापचय क्रियाएं क्या होती है, जो हर सजीव के अंदर दिन भर होती है, ऐसी क्रिया ही आपकी उपापचय क्रियाएं कहलाती है, जैसे कि भोजन, श्वसन, पाचन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आप नोट करेंगे, केरोटिन में पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि गाजर। जो केरोटिन होता है सबसे ज्यादा पाया किस में जाता है, तो ये पाया जाता है गाजर में। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो केरोटिन होता है ये किसके लिए अच्छा हेल्दी होता है, तो ये होता है हमारी आंखों के लिए। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। इसके अलावा आंखों से आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि रेटिना। रेटिना के बारे में पूछा जाता है कि हमारी आंख का वो कौन सा भाग है जिस पर इमेज बनती है यानी कि प्रतिबिंब बनता है। तो आपको नोट करना है जो हमारे आंख का रेटिना भाग होता है उस पर क्या होती है, हमारी प्रतिबिंब बनती है। और कैसी बनती है ये भी आपको याद होना चाहिए, ये बनती है एक प्रकार से उल्टी। इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट और नोट करने हैं हमारी आंखों से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सभी ने कोर्निया। तो कोर्निया हमारी आंख का ऐसा भाग होता है जिसे हम क्या करते हैं, दान करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। इसके अलावा सेकंड पॉइंट कोर्निया से ये पूछा जाता है कि हमारी आंख का वो कौन सा भाग है जिसमें सबसे पहले प्रकाश प्रवेश करता है। तो जो सबसे पहले प्रकाश प्रवेश करता है वो भी हमारे आंख के कोर्निया भाग में ही करता है। और जो आपका केरोटिन होता है ये हमारी आंखों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। और केरोटिन एक प्रकार से मैं कह सकता हूं आपका। इसके अलावा जो आपका विटामिन ए होता है, तो विटामिन ए भी हमारा किसके लिए अच्छा होता है, विटामिन ए भी हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, जिसका सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है वो भी कौन माना जाता है, आपका गाजर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में मीठा स्वाद का कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी यानी कि फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज होता है ये क्या होता है, एक प्रकार से जो फल होते हैं उनमें एक प्रकार से जो हमें मीठा मीठा फील होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्रक्टोज की वजह से होता है। इसीलिए फ्रक्टोज को एक प्रकार से फलों वाली शर्करा क्या कहा जाता है, यानी कि कैसी शर्करा कहा जाता है, फलों वाली। क्योंकि जो फल होते हैं वो मीठे किसकी वजह से हमें प्रतीत होते हैं, तो वो होते हैं एक प्रकार से फ्रक्टोज से। तो ये एग्जाम में पूछा गया था, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा जो आपका लेक्टोज होता है, तो जो दूध होता है हमारा वो दूध मीठा किसकी वजह से लगता है, तो वो लगता है लेक्टोज की वजह से। इसके अलावा जैसे ऑप्शन ए में है आपके माल्टोज, तो जो एक प्रकार से बादाम होती है उसमें कौन सी एक प्रकार से शुगर पाई जाती है आपकी, या फिर मैं कह सकता हूँ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो वो होता है आपका एक प्रकार से माल्टोज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी यानी कि विटामिन के। जो विटामिन के होता है ये क्या होता है, एक प्रकार से रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, जो रक्त स्कंदन होता है इसका अर्थ यही होता है रुधिर का थक्का। अब रुधिर का थक्का क्या होता है, जैसे कि मान लो ये हमारी एक प्रकार से नब्स होती है, इसमें हमें चोट लग जाती है और हमारा खून क्या होता है कि बहने लग जाता है। लेकिन होता क्या है कि 4 से 5 मिनट बाद ये खून हमारा एक प्रकार से जहां चोट लगी है वहीं इस प्रकार से एक क्लोट बन जाता है, थक्का बन जाता है, वही कहलाता है रुधिर का थक्का। जिसमें मुख्य रूप से जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है, रुधिर का थक्का जमाने वाला, तो वो होता है विटामिन के। इसके अलावा आपको याद रखने की विटामिन के होता है ये कहाँ बनता है, तो ये हमारे शरीर
में भी बनता है। और कहाँ पर बनता है ये, तो हमारे शरीर में बनता है ये एक प्रकार से बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के किस भाग में बनता है ये, तो आपको पॉइंट नोट करना है, कोलोन भाग में। क्योंकि कोलोन भाग में ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया, जिन्हें कहा जाता है एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, वेस्ट फूड को खाकर हमें विटामिन के प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो विटामिन के होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। तो इसका रासायनिक नाम तो होता है फ्लिक्विनिन। क्या होता है, फ्लिक्विनिन या फिर फ्लिक्विनोन भी मैं बोल सकता हूं। इसके अलावा जो आपका विटामिन B12 होता है, इसका रासायनिक नाम होता है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, साइनोकोबालमिन। क्या नाम होता है, साइनोकोबालमिन। और जो विटामिन B12 होता है, इसे ही नीला विटामिन कहा जाता है। कौन सा विटामिन कहा जाता है, नीला। और जो विटामिन B12 होता है, इसमें धातु कौन सी पाई जाती है पूछा जाता है, तो इसमें धातु पाई जाती है कोबाल्ट। ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। इसके अलावा जो विटामिन डी होता है, इसका रासायनिक नाम होता है आपका कैल्सीफेरोल। क्या होता है, कैल्सीफेरोल। और जो विटामिन डी होता है, ये हमारी बोन्स यानी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा विटामिन ए जो होता है, इसका रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनोल। क्या होता है रासायनिक नाम इसका, रेटिनोल। और जो विटामिन ए होता है, ये हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। और विटामिन ए की कमी से ही हमें कौन सी बीमारी होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक अभाव विकार लक्षण विटामिन सी विशेष के अभाव के कारण होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमाया गया है, आपको ये बताना है कि जो विटामिन सी होता है, उसकी कमी से हमें कौन सी प्रकार की बीमारी होती है। तो सबसे पहले जो विटामिन सी की कमी से होती है, हमें कौन सी बीमारी होती है, मैं आपको बता दूं, स्कर्वी। कौन सी होती है यहाँ पे, स्कर्वी। और जो विटामिन सी होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है एक प्रकार से एस्कोर्बिक एसिड। ये भी आप नोट करेंगे, काफी ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। एस्कोर्बिक अम्ल या एसिड एक ही बात होती है, रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का। और इसकी कमी से बीमारी कौन सी होती है, आपकी स्कर्वी। और स्कर्वी का अर्थ होता है एक प्रकार से मसूड़ों से खून आना। क्या होता है, मसूड़ों से खून आना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मसूड़ों से स्पंजी रक्त स्त्राव। इसका अर्थ यही होता है, रक्त स्त्राव का अर्थ यही होता है कि भाई खून निकलना, और मसूड़ों से। तो आपका जो विटामिन सी होता है, इसके अभाव में कौन सी आपको एक प्रकार से अभाव में कौन सा कारण आपको दिखेगा, मसूड़ों से स्पंजी रक्त स्त्राव। तो आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी यानी कि कार्बोहाइड्रेट। इसका अर्थ होता है कि यहाँ पे आपके काफी क्वेश्चन क्लियर होंगे जो आपको अलग से नोट करने हैं। जैसे कि भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पूछा गया था, तो जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, इनमें से आपको यही ऊर्जा प्रदान करेगा, बाकी के ऊर्जा प्रदान नहीं करेंगे। जैसे कि जो क्लोरोफिल होता है, ये हमारे प्लांट में पाया जाता है, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता। और ये भी जो आपका विटामिन होता है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता। और जो पानी होता है, ये भी हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता, सिर्फ कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लेंगे। और मैं बता दूं आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका पाचन सबसे पहले कहाँ होता है, तो इसका पाचन सबसे पहले होता है हमारे मुख के अंदर। और कौन सा एंजाइम करता है, तो इसका करता है टाइलिन एंजाइम। और इस कार्बोहाइड्रेट को पाचन कर किस में कन्वर्ट कर देता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। और जो हमारा मुख होता है यानी माउथ, उसमें कार्बोहाइड्रेट का कितना परसेंट आपका एक प्रकार से डाइजेशन होता है, तो इसका होता है 70%। बाकी जो 30% बचता है, उसका पाचन होता है हमारी छोटी आंत में। और आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा मुख होता है, उसमें जो आपका पचित और अपचित खाना होता है, पचित और अपचित खाना होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बोलस। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी यानी कि मूंगफली। जो इन ऑप्शन हैं आपके, इनमें से एकदम करेक्ट आंसर होता है आपका मूंगफली, जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जो सोयाबीन होती है, सबसे ज्यादा अच्छा स्रोत मानी जाती है किसका, प्रोटीन का। इसके अलावा जितनी भी हमारी दालें होती है, दालों में भी सबसे अधिक प्रोटीन मिलती है। तो यहाँ पे इस हिसाब से तो आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी यानी कि मूंगफली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पूछे जाते हैं। तो मैं पहले बता दूं आपको, जो विटामिन होते हैं, कुछ विटामिन तो होते हैं आपके वसा में घुलनशील, और कुछ विटामिन होते हैं आपके पानी में। तो सबसे पहले आप पानी वाले नोट करेंगे। पानी में दो विटामिन होते हैं आपके, एक तो विटामिन बी, एक विटामिन सी। ये दोनों पानी में घुलने वाले होते हैं। जबकि जो वसा होती है, उसमें कौन कौन से विटामिन घुले होते हैं आपके, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो यहाँ पे पूछा गया था कि विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो विटामिन आपका कौन सा घुलनशील नहीं होगा वसा में, तो वसा में चारों तो घुलने वाले होते हैं, तो विटामिन बी और सी। तो यहाँ पे आपका एक प्रकार से दे रखा है ऑप्शन बी में यानी कि ऑप्शन बी। तो इनमें से कौन सा विटामिन आपका वसा में घुलनशील नहीं है, तो विटामिन बी नहीं होता, क्योंकि किसमें घुलनशील होता है, पानी में। तो इन दोनों को भी आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। इंपॉर्टेंट है, आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी यानी कि थायमिन। जो विटामिन बी1 होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है एक प्रकार से थायमिन।
और जो आपका ऑप्शन ए में दे रखा है रेटिनॉल, तो जो हमारा विटामिन ए होता है उस विटामिन ए का केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है, यहाँ पे थायमिन होता है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में दे रखा है राइबोफ्लेविन, तो जो हमारा विटामिन बी टू होता है उसका रासायनिक नाम होता है यहाँ पे राइबोफ्लेविन। इसके अलावा ऑप्शन डी में दे रखा है एस्कॉर्बिक एसिड, अभी मैंने आपको बताया था जो हमारा विटामिन सी होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है आपका स्कर्वी। स्कर्वी का अर्थ तो क्या होता है, एक प्रकार से मसूड़ों से खून आना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो इन सब में से सबसे जो अच्छा स्रोत होता है सोडियम का वो क्या होता है, एक प्रकार से ऑप्शन बी यानी कि नमक, क्योंकि इसका नाम ही होता है एक प्रकार से सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम का अच्छा स्रोत माना जाएगा वो कौन माना जाएगा, नमक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरीफिक मान निम्न में से किस क्रम में है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपसे कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो आपका कैलोरीफिक मान होता है एक प्रकार से, कैलोरीफिक का मान क्या है, एक प्रकार से जैसे मैंने बताया था जो आपकी वसा होती है इसमें ऊर्जा कितनी मिलती है आपको 1 ग्राम में, तो 9.3 किलो कैलोरी। यानी कि ये जो कैलोरीफिक मान होता है वो आपको अरेंज करना है, यानी कि सबसे अधिक या फिर कम कैसे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है सबसे अधिक, क्योंकि जो वसा होती है इसमें क्या पाया जाएगा, सबसे अधिक। फिर जस्ट उससे कम होता है कार्बोहाइड्रेट में, फिर उससे कम होता है आपका एक प्रकार से प्रोटीन में। तो इस प्रकार से आपका कैलोरीफिक मान होता है, तो सबसे अधिक ऊर्जा मिलेगी आपको वसा से, फिर मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से, फिर उससे कम मिलेगी आपको प्रोटीन से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है, तो ये कई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि पेप्टाइड आबंध। जैसे मैं आपको बता दूं जो प्रोटीन होती है इसका पाचन हमारे पेट में होता है, यानी कि इस पेट को अमाशय उदर जठर कुछ भी बोल सकते हैं। और कर्ता कौन है, तो जो एक पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है हमारे पेट में पाया जाता है, ये किसका पाचन करता है, तो ये करता है एक प्रकार से प्रोटीन का पाचन। और कर्ता कहाँ है, हमारे पेट के अंदर। फिर इस प्रोटीन का पाचन कर इसको कन्वर्ट किस में करता है, ये तो इसको कन्वर्ट करता है पेप्टोन में। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते थे कि जो प्रोटीन होती है का मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी आप पहचान सकते थे, यानी कि पेप्टाइड आबंध। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें यह बताना है कि जो नींबू होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, यानी कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत।